इस समय हम लोग स्थल मंडल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है चट्टान, जिसे पढ़ रहे हैं। इससे पहले 2 क्लासेस में हमने चट्टान की परिभाषा और उसका वर्गीकरण देखा था। दूसरी क्लास में हमने आग्नेय चट्टानों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था और आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और उस कड़ी में हम आज अवसादी चट्टान का अध्ययन करेंगे। अवसादी चट्टानों को समझने के लिए हमने इसे कुछ सब हेडिंग्स में डिवाइड किया है और इसी कंटेंट्स के तहत हम लोग अपने टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अवसादी चट्टान की परिभाषा क्या होती है, उसके बाद अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण देखेंगे और अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण हमने यहाँ पर 2 आधार लिए हैं। पहला आधार के निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के आधार पर हम अवसादी चट्टानों को कितने भागों में बांट सकते हैं। यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान, और दूसरा है कार्बनिक तत्वों के द्वारा निर्मित चट्टान, और तीसरा है रासायनिक तत्वों से निर्मित चट्टान। यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित चट्टानों में हम लोग बालूका पत्थर को देखेंगे, कांग्लोमरेट, सिल्ट और चीका। ये क्या है? यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित चट्टानों के उदाहरण हैं। उसी प्रकार कार्बनिक तत्वों के द्वारा निर्मित चट्टानों में हम चूना पत्थर का उदाहरण देखते हैं, पीट कोयला और कोयले का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और रासायनिक तत्वों से निर्मित चट्टानों के उदाहरण की अगर बात करें तो यहाँ पर नमक की चट्टान, जिप्सम और चाक आते हैं। वहीं दूसरा आधार हमारा क्या है? निर्माण में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर अवसादी चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। अवसादी चट्टानों की अगर हम बात करें तो ये समुद्री चट्टानें हो सकती हैं, सरोवरीय चट्टानें हो सकती हैं, वायवीय चट्टानें हो सकती हैं और हिमनदीय चट्टानें हो सकती हैं। हम लोग एक एक करके इनको अपने टॉपिक में समझेंगे। इसके बाद अवसादी चट्टानों की विशेषताएं समझेंगे और इसके उपरांत अवसादी चट्टानों का आर्थिक महत्व क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और अंत में हम देखेंगे कि एक इसका क्या निष्कर्ष हो सकता है। इस टॉपिक से किसी भी तरीके से क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन जैसे हो सकते हैं कि आप अवसादी चट्टानों से क्या समझते हैं, अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण, या अवसादी चट्टानों की विशेषताएं, या अवसादी चट्टानों का आर्थिक महत्व। इस तरीके से इस पर मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए हम टॉपिक को समग्रता के साथ अध्ययन करेंगे, जिससे कि हम मुख्य परीक्षा में अच्छे से अच्छे बेहतर तरीके से इसका आंसर लिख सकें। तो सबसे पहले हम आते हैं परिभाषा पर। देखिए, अवसादी चट्टानों को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री शब्द ग्रीक भाषा के सेडिमेंटेशन से बना है। हमने क्या बताया कि अवसादी चट्टान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। दूसरी बात मैं क्या बता रहा हूं कि एक ग्रीक भाषा का वर्ड है सेडिमेंटेशन, जिसका अर्थ होता है कि बैठना, किसी चीज का बैठ जाना। आगे हम क्या देखते हैं कि जैसे पूर्व में कोई चट्टान है और उस चट्टान का अपक्षय और अपर्दन हो जाता है। अपक्षय का मतलब यहां पर हम लोग समझ लेते हैं। अपक्षय का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी चट्टान का अपने ही स्थान पर कमजोर होकर टूटना। अपने ही स्थान पर कमजोर होकर टूट जाना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। और इसी के साथ हम
अपर्दन की अगर बात करें तो यही टूटे हुए कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं, अपर्दन। और जहां पर जाते हैं तो ये टूटी हुई चट्टान के कण क्या है, बैठने लगते हैं, बैठ बैठ करके एक पूरी चट्टान का निर्माण कर देते हैं। ये दर परत दर बैठते रहते हैं और चट्टान क्रमशः बनती चली जाती है और ऐसे निर्मित चट्टान को हम लोग क्या कह देते हैं, सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी चट्टान। इस बात को हम फिर से समझते हैं कि पूर्व स्थित चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन के द्वारा जो मलबा प्राप्त होता है और उस मलबे का जमाव होता है, उसी से निर्मित चट्टान अवसादी चट्टान कहलाती है। एक विद्वान हैं जिनका नाम है वर्सेस्टर। क्या नाम है, वर्सेस्टर। 1948 ईस्वी में इन्होंने एक किताब लिखी थी। 1948 ईस्वी में इन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब का नाम है ए टेक्स्ट बुक ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। क्या है किताब का नाम, ए टेक्स्ट बुक ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। उसमें उन्होंने सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टान को परिभाषित करते हुए क्या बताए थे कि अवसादी चट्टानें प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों तथा खनिजों, प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों तथा खनिजों जो किसी न किसी प्रकार से संगठित होते हैं, जो किसी न किसी प्रकार से संगठित, किसी न किसी प्रकार से संगठित होते हैं तथा जमाव के द्वारा परतों का निर्माण करते हैं, तथा जमाव के द्वारा परतों का निर्माण करते हैं। यही परतदार जमाव अवसादी चट्टान कहलाता है। यही परतदार जमाव अवसादी चट्टान कहलाता है। इसको इन्वर्टेड कामा में बंद कर देंगे। हमने क्या बताया, वर्सेस्टर महोदय 1948 ईस्वी में एक किताब लिखते हैं। इस किताब का नाम क्या है, ए टेक्स्ट बुक ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। और उसमें अवसादी चट्टान को परिभाषित करते हुए क्या कहते हैं कि अवसादी चट्टानें प्राथमिक चट्टानों के टुकड़ों तथा खनिजों जो किसी न किसी प्रकार से संगठित होते हैं तथा जमाव के द्वारा परतों का निर्माण करते हैं, यही परतदार जमाव अवसादी चट्टान कहलाता है। यहाँ पर हम एक बात और बता दें कि अवसादी चट्टानें पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में, क्या बताया कि पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में, पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में मात्र 5% भूमिका निभाते हैं। मात्र 5%। ये आपकी क्या हो गई परिभाषा। अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। पहला आधार आपका क्या है, निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के आधार पर, निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के आधार पर हम सबसे इसको कितने भागों में बांटे थे, 3 भागों में बांटे थे। पहला यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित चट्टानें, यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानें, और दूसरा क्या था, कार्बनिक तत्वों के द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानें, और अगला क्या था, रासायनिक तत्वों के द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानें। यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा
निर्मित चट्टानों में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? बालुका पत्थर की। बालुका पत्थर। देखिए, बालुका पत्थर में पहला शब्द क्या है? बालू। तो निश्चित है कि बालुका पत्थर चट्टान का निर्माण किससे मिलकर के होगा? बालू के कणों से। तो इस चट्टान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? बालू के कणों की। बालू के कणों के साथ सिलिका और लौह ऑक्साइड तथा कैल्शियम, सिलिका, लौह ऑक्साइड के साथ हमने आपको क्या बताया? कैल्शियम, और कैल्शियम के साथ चीका मिल करके बालुका पत्थर चट्टान का निर्माण करते हैं। तो पहली बात हमने आपको क्या बताया कि बालुका पत्थर यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान है। बालुका पत्थर के निर्माण में बालू के कणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इन बालू के कणों के साथ सिलिका, लौह ऑक्साइड, कैल्शियम और चीका मिल करके बालुका पत्थर अवसादी चट्टान का निर्माण कर लेते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर भिन्न भिन्न आकार के कण भी देखे जाते हैं। यहाँ पर कहाँ पर? बालुका पत्थर में, बालुका पत्थर चट्टान में भिन्न भिन्न आकार के कणों को देखा जाता है, और कणों के आधार पर हम इसे कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला, अत्यधिक बड़े कण। अत्यधिक बड़े कण, इनका व्यास लगभग 1 मिलीमीटर तक होता है। अत्यधिक बड़े कणों के बाद बड़े कणों वाली बालुका पत्थर। अत्यधिक बड़े कणों के बाद बड़े कण। अगर बड़े कणों की बात करेंगे तो बड़े कण 1/2 मिलीमीटर तक के व्यास के होते हैं। इसके बाद मध्यम कण। मध्यम कण की बात करेंगे तो मध्यम कण 1/4 मिलीमीटर तक के व्यास के होते हैं, और मध्यम कणों के उपरांत बारीक कण, और बारीक कण के उपरांत यहाँ पर कणों का आकार लगभग 1/8 मिलीमीटर के आसपास होता है, और अंत में अत्यंत बारीक कण भी इस चट्टान में पाए जाते हैं, जिनका व्यास लगभग 1/16 मिलीमीटर के बराबर होता है। यानी बालुका पत्थर में भिन्न भिन्न कणों के आकार देखे जाते हैं, और इस आधार पर बालुका पत्थर में अत्यधिक बड़े कण, मध्यम कण, बारीक कण और अत्यंत बारीक कणों को भी देखा जाता है। और अत्यधिक बड़े कणों में इन कणों का व्यास लगभग 1 मिलीमीटर तक होता है, और बड़े कणों में 1/2 और मध्यम 1/4 और बारीक कणों में 1/8, और अंत में अत्यंत बारीक कणों की बात करेंगे तो 1/16 मिलीमीटर तक के व्यास वाले कण यहाँ पर देखे जाते हैं। यहाँ पर एक बात और समझना है, यदि बालुका पत्थर चट्टान व्यवस्थित तरीके से संगठित नहीं होती है, ने क्या बताया कि यदि बालुका पत्थर चट्टान व्यवस्थित तरीके से संगठित नहीं होती है तो ये चट्टान दरक जाती है। परिणाम स्वरूप
इन चट्टानों से जल का रिसाव नीचे की तरफ होने लगता है, जिससे कुछ कुओं का निर्माण भी हो जाता है जो आर्टीजियन कूप बोले जाते हैं, और यह जल का प्रमुख स्रोत हो जाते हैं। तो बालूका पत्थर के बाद हम दूसरी चट्टान पर आएंगे जिसका नाम है कांग्लोमरेट। देखते हैं ये क्या है। कांग्लोमरेट ये भी यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान है। इस चट्टान में कण बड़े आकार के होते हैं। कण बड़े आकार के होते हैं। दूसरी बात, सिलिका और क्वार्टज। सिलिका और क्वार्टज खनिज चीका के साथ मिलकर के इस कांग्लोमरेट चट्टान का निर्माण करते हैं। ये चट्टान इस पृथ्वी पर कैम्ब्रियन और आर्डोविसियन समय काल की है। हमने क्या बताया कि कांग्लोमरेट चट्टान बड़े आकार के कण होते हैं। सिलिका और क्वार्टज मिल करके खनिज चीका के साथ इस चट्टान का निर्माण करते हैं, और यह चट्टान कैम्ब्रियन और आर्डोविसियन समय की है। इसके बाद हम आएंगे सिल्ट, और सिल्ट के बाद चीका। सिल्ट से हम किस पर आते हैं? चीका पर आते हैं, और इन दोनों चट्टानों में कणों के आकार को लेकर के ही अंतर है। वो कैसे है कि सिल्ट ऐसी चट्टान है जहां पर कणों का आकार एक बटे 32 मिलीमीटर से लेकर के 1/256 मिलीमीटर तक होता है सिल्ट। वहीं अगर हम चीका की बात करें, दूसरी चट्टान क्या है? चीका। तो सिल्ट की तुलना में चीका के कणों का आकार और अधिक बारीक हो जाता है, और अधिक बारीक हो जाता है। यानी सिल्ट में कण तुलनात्मक रूप में चीका से बड़े हैं, और चीका के जो कण हैं सिल्ट की तुलना में क्या हैं? छोटे हैं। तो चीका अत्यंत बारीक कणों के आकार वाली चट्टान है, और यहां पर 1/256 से 1/8192 मिलीमीटर तक बारीक कण हो जाते हैं चीका में। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता चीका की क्या है कि यहां पर केवलिन खनिज इस चट्टान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस आधार पर हमने क्या देखा कि यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित चट्टानों में बालूका पत्थर, कांग्लोमरेट, सिल्ट और चीका का स्थान होता है। यहाँ पर कणों का आकार भिन्न भिन्न होता है। और एक महत्वपूर्ण बात बता दें, चट्टान का जितना अपक्षय और अपर्दन होता जाता है, चट्टान में कण उतने ही बारीक होते चले जाते हैं। अब हम आते हैं कार्बनिक तत्वों के द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान। कार्बनिक तत्व, देखिए हम सब जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो वनस्पतियां हों, चाहे वो जीव जंतु हों, इनके
शरीर के निर्माण में कार्बन तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जीव जंतुओं या पेड़ पौधों वनस्पतियों से जो अवसादी चट्टान निर्मित होती है वो क्या होती है? कार्बनिक तत्वों के द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान कहलाती है। अब देखिए, इसमें हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? चूना पत्थर की। चूना पत्थर, इस चट्टान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इस चट्टान का निर्माण अधिकांशतः जलीय भागों में होता है। दूसरा, इस चट्टान में कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। तीसरी बात आपको क्या समझनी है कि कैल्शियम कार्बोनेट अधिकांशतः जल में घुलनशील होता है। इस चट्टान की बात करेंगे तो चूना पत्थर के साथ साथ चाक, खड़िया, डोलामाइट और प्रवाल भित्तियां सिलेंट्रेटा संघ के जंतु होते हैं जो उष्णकटिबंधीय सागरों में उनके अस्थि समेकन से चट्टान का निर्माण होता है। तो ये चट्टानें चूना पत्थर चट्टानों में ही आती हैं। इसके बाद हम देखेंगे पीट कोयला और कोयला। देखिए, ये चट्टानें एक समय काल था कार्बोनीफेरस समय काल। समय काल क्या है? कार्बोनीफेरस समय काल। उस दौरान बहुत अधिक मात्रा में निर्मित हुई थी। पेड़ पौधे होते हैं, ये क्या हुए कि चट्टानों में दब करके फंस गए और परिणाम स्वरूप पीट कोयला और कोयला जैसी अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। देखिए, कोयला निर्माण की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होती है। जैसे फर्स्ट स्टेप, पहला चरण, प्रथम चरण, और सेकंड स्टेप यानी द्वितीय चरण। पहले चरण में पीट कोयला निर्मित होता है और दूसरे चरण में क्या होता है? कोयला निर्मित होता है। बस यहाँ पर अंतर क्या है कि कार्बन की मात्रा में अंतर है। पीट कोयला की जो गुणवत्ता होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, और यहाँ पर जो कार्बन होता है, यहाँ पर कार्बन की मात्रा लगभग 70% से भी क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, अब हम आते हैं रासायनिक तत्वों से निर्मित अवसादी चट्टानें। रासायनिक तत्वों से निर्मित अवसादी चट्टानें, यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? नमक की चट्टान। दूसरा हम किसकी बात करेंगे? जिप्सम की। और तीसरी हम किसकी बात करेंगे? चाक की। देखिए, यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर जल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे अत्यधिक तापमान के कारण जल का क्या हो गया? कुछ समय बाद वाष्पीकरण हो गया। तो नीचे जो अवसाद बचे रह जाते हैं, इन अवसादों का परत दर परत क्या हो जाता है? जमाव हो जाता है, और इस तरीके से नमक की चट्टान, जिप्सम या चाक का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। अब हम आएंगे निर्माण में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? समुद्री चट्टान की।
नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस प्रकार की अवसादी चट्टानों के निर्माण में जो महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है? समुद्र। समुद्र के अंदर लगातार अवसादों का जमाव होता रहता है और यही अवसाद समय के साथ जमाव परत के रूप में निक्षेपित होते रहते हैं और समुद्री अवसादी चट्टान का निर्माण कर देते हैं। दूसरी चट्टान आपकी क्या है? सरोवरीय चट्टान। यहां पर जैसे झील, जलाशय, ये सब कारक अवसादी चट्टानों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ अगली चट्टान है जिसे हम लोग क्या कह देते हैं? वायवीय चट्टान। वायवीय अवसादी चट्टान। यहां पर क्या होता है? यहां पर वायु कारक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वायु। और होता क्या है कि अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में पवनें बड़ी भारी मात्रा में वहां स्थित चट्टानों का कटाव कर देती हैं, या यूं कहें अपक्षय करके अपर्दन कर देती हैं, और ये टूटे हुए कण कहीं दूर जा करके वहाँ पर क्या है? निक्षेपित हो जाते हैं और नई अवसादी चट्टान का निर्माण कर लेते हैं। इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो चीन में देखा जाता है। चीन में लोयस का मैदान महत्वपूर्ण अवसादी चट्टान है जहाँ पर वायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका का ग्रेट मैदान, वहाँ पर भी इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं और मध्य यूरोप में भी इस प्रकार की चट्टानें विकसित होती हैं। मध्य यूरोप में भी इस प्रकार की चट्टानें दिखाई पड़ती हैं जहाँ पर वायु क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अगला आपका क्या है? हिम नदी। हिम नदी अवसादी चट्टानें। यहाँ पर अवसादी चट्टानें जो निर्मित होती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? हिमनद। हिमनद यानी ग्लेशियर। ये ग्लेशियर अत्यधिक ऊंचे भागों से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर नीचे की ओर बढ़ते हैं। ग्लेशियर ये बर्फ का बहुत बड़ा जमाव होता है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते रहते हैं रास्ते में ये कंकड़ पत्थर या चट्टानों को क्या करते हैं? काटते रहते हैं, और जब इनकी गति धीमी होती है तो वो अवसाद जमा होता है और जमा हुआ अवसाद हिमोड़ कहलाता है। हिमोड़ भी कई प्रकार का होता है। जैसे घाटी एक निर्मित हुई है और वहाँ पर जमाव हो रहा है, तो घाटी के यदि पार्श्व में जमा हो रहा है तो इसे हम लोग पार्श्व हिमोड़ कह देते हैं। घाटी के अगर मध्य में अवसादों का जमाव हो रहा है तो इसे मध्यवर्ती हिमोड़ कह देते हैं। घाटी के तली में यदि कहीं अवसादों का जमाव हो रहा है तो ऐसे जमाव को हम लोग तलस्थ हिमोड़ भी कह देते हैं। तलस्थ हिमोड़। अब हम आते हैं अवसादी चट्टानों की विशेषताएं। अवसादी चट्टानों की विशेषताएं प्रारंभ में ही बता चुके हैं कि अवसादी चट्टानें क्या होती हैं। पूर्व में जो चट्टानें स्थित होती हैं उन्हीं चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन के द्वारा ये चट्टानें निर्मित होती हैं। तो यही जब अवसाद आता है तो ये अवसाद परत के रूप में जमा होता रहता है। तो पहली विशेषता आपको क्या मिल गई है कि अवसादी चट्टानें परतदार चट्टानें होती हैं। दूसरी बात,
जब अवसादों का जमाव हो रहा था तो इनके बीच बीच में छिद्र दिखाई पड़ते हैं। तो दूसरी विशेषता क्या हो सकती है कि अवसादी चट्टानें छिद्रित चट्टानें होती हैं, छिद्रित चट्टानें। तीसरी बात, जब कभी भी वर्षा होती है या ये चट्टानें जल के संपर्क में आती हैं और चूंकि छिद्रित चट्टानें होती हैं तो जल का रिसाव इन चट्टानों के अंदर होने लगता है। इस आधार पर हम कहते हैं कि अवसादी चट्टानें सरंध्र युक्त चट्टानें होती हैं। अगली बात अगर हम करें तो ये चट्टानें नरम या मुलायम होती हैं। जैसे हमने आग्नेय चट्टान देखा था तो हमने आपको बताया था कि आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, बहुत अधिक कठोर होती हैं, लेकिन ठीक इसके विपरीत अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, नर्म होती हैं या ये चट्टानें मुलायम होती हैं। इसके अलावा इन चट्टानों में जो बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है कि इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। ये क्या है, जैसे मान लेते हैं चट्टान निर्मित हो रही थी और अवसाद आए और लगातार परत दर परत निक्षेपित हो रहे थे और कोई जीव आया और इन अवसादों में फंस गया। तो फंसने के उपरांत वो क्या है कि इन्हीं चट्टानों में दबा रह गया और लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जो ऐसे जीव दब गए थे वो इस समय जीवाश्म फॉसिल्स के रूप में दिखाई पड़ते हैं और ये फॉसिल्स इन चट्टानों में जीवाश्म देखे जाते हैं। इसलिए इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। दूसरी कि इन चट्टानों में सामान्यतः रवेदार नहीं होती हैं। हम आग्नेय चट्टानें जब पढ़ रहे थे तो आपको बताया था उन चट्टानों में क्या है, रवे पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चट्टानों में रवे नहीं पाए जाते। ये क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि चट्टानें परतदार होती हैं, चट्टानें छिद्रित होती हैं, चट्टानें सरंध्र युक्त होती हैं, चट्टानें नरम और मुलायम होती हैं, चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं और चट्टानें रवेदार नहीं होती हैं। अब हम आते हैं अवसादी चट्टानों का आर्थिक महत्व। अवसादी चट्टानों का आर्थिक महत्व। जब हम आग्नेय चट्टानें पढ़ रहे थे तो आपको हमने वहाँ पर बताया था कि उन चट्टानों में क्या है, बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत बहुमूल्य खनिज जैसे लोहा या तांबा इस तरीके के खनिज नहीं पाए जाते। लेकिन अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो जो खनिज तेल है ये अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। ये कैसे बनता है, जैसे मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ कोई अप्रवेश्य चट्टान है, कठोर चट्टान है, और नीचे की तरफ भी कोई कठोर चट्टान है। यानी नीचे की तरफ भी क्या है, अप्रवेश्य चट्टान है और बीच में आपकी क्या है, परतदार चट्टान है। तो ऐसी चट्टानों में खनिज तेल पाए जाने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो बॉम्बे हाई मुंबई है, मुंबई के निकट ही बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र है। तो वहाँ पर अगर हम उदाहरण की बात करें तो मुंबई हाई क्षेत्र वो खनिज तेल के लिए भारत में जाना जाता है। आर्थिक महत्व की अगर बात करें तो दामोदर, गोदावरी और महानदी क्षेत्र में अगर हम दूसरे
आर्थिक महत्व की बात करें तो दामोदर, गोदावरी और महानदी घाटी क्षेत्र में कोयला अवसादी चट्टान बहुत अधिक पाई जाती है। इसके अलावा मध्य भारत में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में बलुआ पत्थर मिलता है। क्या मिलता है? बलुआ पत्थर। इस बलुआ पत्थर से भवन निर्माण का कार्य होता है, जैसे दिल्ली का लाल किला और आगरा का किला इसी बलुआ पत्थर से निर्मित है। और यह अवसादी चट्टानें उपजाऊ मृदा के रूप में भी देखी जाती हैं। उपजाऊ मृदा के रूप में, जैसे आपका गंगा और सिंध का मैदानी क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, या नदियों या भारत के तटीय क्षेत्र में चिकनी मिट्टी तथा दोमट मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चिकनी मिट्टी तथा दोमट मिट्टी। तो ये अवसादी चट्टानों का ही परिणाम है, अवसादी चट्टानों की ही देन है, जहाँ की मृदा क्या है? उपजाऊ है, और यहाँ पर खेती की क्या है? असीम संभावनाएं हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये इन चट्टानों का क्या हो गया? आर्थिक महत्व हो गया। अंत में निष्कर्ष पर, तो निष्कर्ष में हम इस बात को दिखा सकते हैं कि अवसादी चट्टानों का हमारे लिए ये आर्थिक महत्व है, और इस आधार पर इनका संरक्षण हम किस तरीके से कर सकते हैं जिससे इन खनिजों की प्राप्ति हमें और लंबे समय तक और सुलभ तरीके से होती रहे, हम ये बात भी निष्कर्ष में दिखा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। Drop the funky bass.